नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 23 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। और ग्रिफिथ में इसको एज ए क्वेश्चन ले रखा है, या बोल सकते हैं एज ए एग्जांपल ग्रिफिथ में दिया हुआ है। और वो एग्जांपल की कुछ लैंग्वेज कुछ ऐसे हैं। क्या बोल रखा है ग्रिफिथ ने बोल रखा है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एंड यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी सिग्मा। और कहां फाइंड करने को बोल रखा है वो भी उसने लिखा हुआ है। पहले तो निकालना है कहां पर, व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और दूसरा निकालना है कहां पर, व्हेन r इज इक्वल टू R पर, और तीसरा कहां पर निकालना है, हमें कहां पर, व्हेन R इज लेस देन R पर निकालना है, और चौथा निकालना है हमको कहां पर, व्हेन R इक्वल टू 0। जब R कहां पर हो, 0 पर हो, या बोल सकते हैं R कहां हो, मतलब कहां पर निकालना है, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, उससे कहां पर, सेंटर पर निकालना है। ये क्या दे रखे, केस दे रखे। उसने ऐसा बोला है कि इनसाइड आउटसाइड बोला है, लेकिन इनसाइड आउटसाइड का मतलब यही होता है। ये क्या हुआ आउटसाइड, ये क्या हुआ ओवर द सरफेस, ये क्या हुआ इनसाइड, और ये क्या हुआ एट मतलब ओरिजिन, मतलब बोल सकते हैं एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो क्या करना है हमको आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू फील्ड पॉइंट E डॉट dl। तो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो एक काम करते हैं, इस जो मेरे पास आज का लेक्चर है इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। एक तरीके से आपको स्टेप लिखा दूंगा और आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए उन्हीं स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखो स्टेप फर्स्ट। ठीक है, आंसर, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर लिखो इस तरीके से। ठीक है, एज ए क्वेश्चन ले सकते हो या फिर एज ए टॉपिक ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके। नाउ आंसर मतलब सबसे पहले स्टेप वन। तो स्टेप वन में क्या करना है हमको, सी चार्ज अरेंजमेंट। जो हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चार्ज अरेंजमेंट दे रखा है वो कैसा है, देखो सी चार्ज अरेंजमेंट। सबसे पहले क्या करना है, चार्ज अरेंजमेंट को देखना है। सी चार्ज अरेंजमेंट या फिर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कैसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, देखो स्फेरिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ओके, कैसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ इस टाइप का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, ये मेरे पास क्या है, स्फीयर है और इसकी रेडियस कितनी है, r है, और इसके सरफेस में क्या है, कुछ चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके सरफेस चार्ज डेंसिटी उसने कितनी दे रखी है, सिग्मा दे रखी है, जो कि है कांस्टेंट है, या बोल सकते हैं यूनिफॉर्म है। ऐसा उसने बोला है कि दिस इज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। ना अब हमें यह देखना है क्या यहां पर गॉस लॉ यूजफुल है या नहीं है। देखो गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन गॉस लॉ यूजफुल मतलब कुछ स्पेशल केस के लिए होता है। वो केस कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्फेरिकल सिमेट्री, एक होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर या इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, और एक क्या होता है हमारे पास इनफाइनाइटली स्प्रेड प्लेन शीट। उनके लिए क्या होता है, गॉस लॉ यूजफुल होता है। सी गॉस लॉ इज यूजफुल और नॉट। ठीक है, तो गॉस लॉ इज यूजफुल इज नॉट। इसे देखकर हमें क्या ध्यान मानना चाहिए, यहां पर देखना है हमको कि गॉस लॉ यूजफुल है या नहीं है। गॉसेस लॉ यूजफुल और नॉट, यूजफुल और नॉट। ठीक है या नहीं है। अगर है इफ, ठीक है, अगर ऐसा है इफ यस, अगर मेरे पास गॉस लॉ क्या है, यूजफुल है, इफ यस देन यूज फॉलोइंग फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोटेंशियल। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि दैट इज वो क्या है हमारा, दैट इज V इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट को O से दिखा दिया, और O और 0 में डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा ऐसा मोड़ दिया। ठीक है, इस डंडे को थोड़ा सा मोड़ दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से दिस इज O एंड O टू R यानी जहां पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर E डॉट dl। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और dl क्या है मेरे पास यहाँ पर इनफाइनिटेसिमल लाइन एलिमेंट। ओके, एंड दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। तो अगर मेरे पास क्या होगा, गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा, या बोल सकते हैं गॉस लॉ यूजफुल होगा, तब इस फॉर्मूले से क्या करेंगे हम, जो हमारा पोटेंशियल है उसे फाइंड करेंगे ना। अब क्वेश्चन आता है कि अगर गॉस लॉ यूजफुल ना हो, ठीक है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा चार्ज अरेंजमेंट है जिसके लिए गॉस लॉ यूजफुल नहीं है, फॉर एग्जांपल रिंग, या फिर फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, एक फाइनाइट वायर, किसी फाइनाइट वायर के लिए गॉस लॉ क्या है, यूजफुल नहीं है, एप्लीकेबल है लेकिन यूजफुल नहीं है। यूजफुल कहने का मतलब गॉस लॉ के हेल्प से क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में वहां पर क्या आएगी, कठिनाई आएगी अगर मेरे पास क्या होगा, फाइनाइट वायर होगा। अगर यहां पर दूसरा पॉइंट लिखो, इफ नो,
अगर मेरे पास जो गॉस लॉ है वो यूजफुल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब हम किसी दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख दो, इफ गॉस लॉ is not useful then we will use different formula to calculate v, और वो कब पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक, क्लियर बात, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। यानी जब हम किसी स्फीयर के कारण, किसी सिलेंडर के कारण और किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण या फिर किसी प्लेट के कारण पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, उसके बाद किस में आएंगे हम, मतलब इस टाइप के केस में आएंगे कि जहां पर गॉस लॉ यूजफुल नहीं होता है, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो क्या होगा हमारा स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, एक बार और बता दूं आपको, ये देखना है कि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये देखना है कि क्या उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में गॉस लॉ यूजफुल है। अगर यूजफुल है तो इससे करेंगे, अगर यूजफुल नहीं है तो फिर उसके लिए एक नई मेथड आएगी जो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, इसमें गॉस लॉ यूजफुल है, हम जानते हैं, बिकॉज दिस इज ए स्फीयर, और इस स्फीयर में क्या होता है, यहाँ पे स्फेरिकल सेल, और स्फेरिकल सेल के लिए हमने गॉस लॉ पहले ही क्या लगा, मतलब यहाँ पर हमने पहले ही गॉस लॉ की हेल्प से इस स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया है। नाउ तो सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, स्टेप टू होगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at each region, at everywhere, at, या फिर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज अगर इस फॉर्मूला लगाना है तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन, एवरीवेयर, मतलब जितने भी पॉइंट पॉसिबल हैं उन सब जगह क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। जैसे कि यहां पर अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो यहां पर कौन कौन से पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं, आउटसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर, ये तो पॉइंट पॉसिबल है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और थोड़ा हो सकता है। ओके, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन एट एवरी पॉइंट, ठीक है, हर पॉइंट पे क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो एक बार मतलब इस क्वेश्चन को साथ लेके यहां पर स्टेप फॉलो करें। ओके, पहले में हमने देखा कि हमारा चार्ज कॉन्फिगरेशन कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, हाँ जी है। अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो यहां पर गॉस लॉ लगेगा। अब गॉस लॉ की हेल्प से मैं क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दूंगा, कहां, आउटसाइड एंड इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। नाउ इन अवर क्वेश्चन, ठीक है, ये स्टेप है, ठीक है। नाउ इन अवर क्वेश्चन charge configuration is spherically symmetric, hence we have to find electric field E due to this at every point by using Gauss law, ओके। नाउ तो यूज कर दो, तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक स्फीयर है, ओके, एक इस तरीके से स्फीयर है जिसकी सरफेस में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी स्फेरिकल सेल है बोल सकते हैं, ओके, और जिसकी सरफेस में इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, इसका क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, इसकी रेडियस आर है, और मुझे क्या करना है, आउटसाइड द स्फीयर, माना किसी इस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहला केस कहां के लिए, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, कि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। क्या करोगे, सबसे पहले इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दोगे, ड्रॉ कर दो गॉसियन सरफेस इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ना गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया तो गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म लगेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखो, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इनटू डी एस। अब जिसने गॉस
लॉ के एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो देखिए हैं, उसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैं इसको यहाँ पर दोबारा ऐसे समझाऊंगा भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं सीधे करते जाऊंगा और आपको समझना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो वीडियो देखो, ये यहाँ पर इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में पहले क्या कर रखा है, फाइंड कर रखा है, और मैं यहाँ पर आपको दोबारा इसको क्या करा रहा हूँ, यहाँ पर फाइंड करा रहा हूँ, ठीक। ओके, तो ई डॉट एन कैप डी एस एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन कितना आ जाएगा, ये दिस इज एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला टर्म तो ऐसे रहा, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, ds आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज, यानी इसके अंदर कितना चार्ज क्या होगा, इनक्लोज होगा, एंड दिस चार्ज विल बी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी सिग्मा इंटू कितना आ जाएगा, ये डी टाउ आ जाएगा, नहीं आएगा, सॉरी सरफेस पर है ना, तो सिग्मा इंटू कितना आ जाएगा, डी सरफेस पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इंटू डी एस आ जाए, कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस आ गया। एंड इसको ऐसे रहने दो फिलहाल, तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, डी एस आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी एस कितना हो जाएगा बताओ, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहां पर देखो, इधर ये वाली कहानी होगी। अब इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं, तो यहां पर मेरे पास जो एन कैप और ई की डायरेक्शन सेम होगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ पर डी एस बच जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इंटू कितना आ गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर आ, कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, एंड दिस थिंग इज डी एस, ये डी एस है, यानी ds किस पर, ओवर द सरफेस गॉसियन सरफेस s, तो दिस विल इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये r है, ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो ओरिजिन से लेकर p तक की डिस्टेंस कितनी है, r है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, एंड दिस इज 4 पाई अगेन कितना आ गया, आर स्क्वायर। देखो इस 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म कितना आ जाएगा, तो सिग्मा आर स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर एंड अपॉन कितना आ गया, ये सिग्मा आर स्क्वायर और अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, सही लिखा, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, आर कैप डायरेक्शन। तो आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से क्या करेगा, वेरी करेगा, कि ई इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। ये हमने पहले भी क्या कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा है, तो इसको मैं कहीं पर लिख दूं, एक साइड पे मैं यहां लिख देता हूं, ठीक, यहां लिख दूं, तो फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए जो ई निकल के आया मेरा, वो कितना निकल के आया है, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ रखा है, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, एंड दिस इज आर कैप, कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, हाँ एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन, क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर कैप ना। अब कहाँ बात करते हैं, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड की बात करेंगे, तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, तो आर लेस देन कैपिटल आर के लिए अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो ये होगा, तो दिस इज माय गॉसियन सरफेस, तो ये पॉइंट P है। देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है गॉसियन सरफेस के अंदर। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इतना हो गया। एंड फॉर आर लेस देन कैपिटल आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया मेरा E इक्वल टू, या मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल टू, वो कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। क्लियर है बात, ओके ना। अब बात कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ठीक है, हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, यानी इनसाइड आउटसाइड दो ही तो रीजन है, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड, मतलब आउटसाइड हर पॉइंट, देखो आर क्या है, कोई जनरल पॉइंट है, आर की कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो उसके बाहर किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, और इनसाइड तो हमेशा कितना होगा, उसके 0 होगा, क्योंकि यहां से देखने को मिल रहा है हमको। ओके ना, अब देखो ये क्या हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब लिखो क्या, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से पोटेंशियल फाइंड करेंगे, बिकॉज E निकल गया है, हर रीजन में E पता चल गया हमको। अब क्या करना है, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टेप 3 में करेंगे फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टेप 3 फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल by the help of formula mentioned in step 1। जो स्टेप 1 हमने लिखा था उसके हेल्प से क्या था हमारे पास, दैट इज V इक्वल टू माइनस का फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू R, एंड दिस इज E डॉट
dl। ओके, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक, नाउ अब पहला केस कहां पर निकालना हमको, सबसे पहले निकालना है कहां पर, व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी आउटसाइड द स्फीयर। जो स्फीयर है उसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखो कि कुछ इस टाइप से मेरे पास क्या था, एक स्फीयर था। ओके, दिस इज माय स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक, इस तरीके से ना, अब इसके सरफेस पर कुछ चार्ज है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो चार्ज, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहां से r डिस्टेंस है, लेट अस से इस पॉइंट P पर, ठीक है, दिस इज पॉइंट P एंड विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा कहां से लेंगे हम, ओरिजिन नहीं बोल, सेंटर से लेंगे, स्फीयर के सेंटर से। तो स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने जब पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो किसी भी पॉइंट पर जब हमने पोटेंशियल फाइंड किया था, या बोल सकते जब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो वहां पर भी हमने क्या किया था, हमने वहां पर जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है उसको हम कहां से लाए थे, कि रेफरेंस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाए थे, और रेफरेंस पॉइंट कहां पर अज्यूम किया था हमने, वहां पर इन्फिनिटी पर अज्यूम किया था। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में। ओके, यहां पर इन जनरल बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि हम टेस्ट चार्ज को कहां से लाते हैं, रेफरेंस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट P पर लाते हैं। हमारा पाथ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज E इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जो मैं सॉरी दिस लाइन इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है ना। ठीक, तो हम कहीं से भी उठा के ले आएंगे, सॉरी कहीं से नहीं, रेफरेंस पॉइंट से हमने टेस्ट चार्ज को उठाया और कहां लाए, इस पॉइंट P पर लाए, और जितना वर्क किया गया वही किसके बराबर होगा, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा, जिसको हमने इस तरीके से क्या किया था, फॉर्मुलेट किया था। ओके, ना यहां पर भी हम वैसा ही अज्यूम करेंगे कि हमारा रेफरेंस पॉइंट कहां है, इन्फिनिटी पर है। रेफरेंस पॉइंट कहां है, इन्फिनिटी पर है। अब इन्फिनिटी का मतलब कहीं यहां, तो दिस इज माय इन्फिनिटी, दिस इज माय इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को दिखाने का तरीका क्या होता है, इसे डैश लाइन। ओके, ना अब इनिशियली बोलो कि हमारा जो Q0 है वो कहां है, इस इन्फिनिटी पर है, कहां है, यहां है, इन्फिनिटी पर है, और उसको यहां से कहां ला रहा हूं, इस पॉइंट P पर ला रहा हूं, यहां से इस पॉइंट P पर ला रहा हूं। अब यहां से यहां लाने में वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कौन, ये जो मेरे पास स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, इस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि इस पर क्या है, चार्ज है। इस पर फोर्स कब लगाएगा, जब ये Q0 इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तभी तो फोर्स लगाएगा, और मुझे उस फोर्स के अपोजिट क्या करना है, वर्क करना है। ठीक, इसका मतलब यहां पर इस रीजन में क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस रीजन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं होगा। देखो यहां से ला रहा हूं, माना यहां पर आते ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया, नाउ यानी इसका ऑर्डर जो है वो शुरू हो गया, मतलब जो इसकी खुशबू है। ठीक है, ऐसा जो हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक ए ऑर्डर, तो जैसे मैं इस Q0 को यहां से ऐसे लाया, इसको यहां पर से पता चला कि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर से इसमें फोर्स लगना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं उसको यहां ला रहा हूं, यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में काम कर रहा हूं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं यहां पर। ओके, ना इसको मैं जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, इधर की ओर लाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना। अब ये किस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनकाउंटर करेगा, बता सकते हो आप, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जिसके साथ एनकाउंटर करेगा, वो वैल्यू होगी कौन सी वाली, ये वाली, बिकॉज वी आर आउटसाइड द स्फीयर, हम कहां है, आउटसाइड द स्फीयर हैं। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मैं बोलूं, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, आउटसाइड द स्फीयर की बात करूं, तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारा, इस पर्टिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा हमारे पास क्या, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, देखो सिग्मा आर स्क्वायर और अपॉन कितना है ये एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और इनटू आर कैप। तो ये जो चार्ज Q0 है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यानी इस फॉर्मूले में यहां से यहां लाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनकाउंटर हुआ, यहां पर ई की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, ये पुट करूंगा। क्लियर है बात। तो एट पॉइंट P जो मेरे पास पोटेंशियल होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहां पर इन्फिनिटी है। कहां से ला रहा हूं मैं, इन्फिनिटी से ला रहा हूं। ये क्या था, जनरल केस था, और ये क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट है, दैट इज इन्फिनिटी। तो कहां से लाया मैं, इन्फिनिटी से लाया, और कहां तक लाया, इस पॉइंट P तक लाया, एंड दिस पॉइंट P इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। तो ये कहां पर है, R पर है, तो उसको R लिख दिया मैंने। एंड यहां पर ई की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है, तो रख दो इसकी ई वैल्यू। तो दिस इज सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर और इंटू कितना आया आर कैप, और फिर डॉट डीएल। नाउ डीएल क्या होगा, अब देखो डीएल यानी किस डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, उस डायरेक्शन में होता है। तो हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे 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 भी ला सकते हैं, हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ला सकते हैं, हम मतलब आड़ा टेढ़ा कोई भी पाथ हम फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज दिस लाइन इंटीग्रेशन इज पाथ इंडिपेंडेंट। क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्यों, बिकॉज दिस ई इज कंजर्वेटिव फील्ड। जो ई है वो कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, या बोल सकते हैं ई का जो कर्ल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम क्या प्रेफर करते हैं, स्ट्रेट लाइन में आना प्रेफर करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो यहां से मैं इस केस में भी क्या आया, इस स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से है, मतलब इस रास्ते में आया, ठीक है, मतलब ऐसे आ रहा हूं मैं।
तो dl इज इन द डायरेक्शन ऑफ r, किसके डायरेक्शन में है, जो dl है वो किस डायरेक्शन में है, dl इज इन द डायरेक्शन ऑफ r कैप, आर कैप डायरेक्शन में है। जो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में है। एंड वी ऑल नो कि इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इन आर कैप डायरेक्शन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है मेरे पास, दिस इज डी आर, या फिर हाँ या बोल सकते हैं आर कैप इंटू डी आर, ये तो होता है आर कैप इंटू डी आर। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। क्लियर बात, तो यहां पर क्या पुट कर दोगे डीएल की जगह, तो दिस विल बी इक्वल टू आर कैप इंटू कितना आ जाएगा, ये डी आर आ जाएगा। आर कैप कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहां से मेरे पास पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दिस इज माइनस का फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर, और ये कितना आ गया देखो मेरे पास सिग्मा आर स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एंड आर कैप 1 हो गया और इंटू कितना आ गया, ये डी आर हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना माइनस का, और एक काम करो कुछ टर्म का कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, तो दिस इज सिग्मा आर स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, एंड दिस इज 1 ओवर आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ये डी आर आ गया। और 1 ओवर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन आर होता है, तो लिख दो यहाँ पर। तो वीपी इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना माइनस का सिग्मा आर स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन आर हो जाएगा, और लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू कितना आ गया, आर आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू, देखो इस माइनस से इस माइनस को उड़ा दो, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करो तो 1 अपॉन आर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर मेरा पोटेंशियल v इक्वल टू क्या निकल के आ गया, इसके बाद इधर जा रहा हूँ मैं, तो v इक्वल टू निकल के आ गया मेरे पास कितना, 1 अपॉन आर बचा यहाँ पर सिर्फ ना, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में कितना आ गया, ये आर आ गया। तो दिस इज पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। दिस इज पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। किसके निकल के आ गया, व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर में जो पोटेंशियल है हमारा वो कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्लियर है बात। नाउ अब कौन सा है सेकंड केस, देखो 3 स्टेप है, तो 3 स्टेप सॉरी कितने स्टेप है, हाँ 3 स्टेप। तो 3 स्टेप में क्या निकल गया, हमारा पोटेंशियल निकल गया, और उसमें क्या कर लिया हमने, पहला केस सॉल्व कर दिया कि पहले केस में कि आउटसाइड द स्फीयर हमारा पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा। लेकिन जब अगली बार आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये स्टेप नहीं लिखने हैं, ठीक है, एग्जाम में स्टेप नहीं लिखने, इस एग्जाम में आपने सीधे करते जाना है। स्टेप आपके कहां होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा दिया, लेकिन एग्जाम में आपने स्टेप इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखने हैं। ये आपने कहां होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए कि पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, और इस तरीके से क्या करते जाओगे, आप सॉल्व करते जाओगे। एक बार लिख लेना इन स्टेप को अपनी बुक में, सॉरी अपनी कॉपी में, आपको बार बार इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली बार से जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वहां पर हम इन स्टेप को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ओके, नाउ अब इसी में क्या है, सेकंड केस है कि ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर पोटेंशियल क्या होगा, कि ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी सॉरी सेकंड थिंग, यानी जो सेकंड चीज हमको फाइंड करनी है वो क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, बताओ कितना होगा। देखो ऑन द सरफेस कहने का मतलब क्या हुआ, एट आर इक्वल टू आर पर, आर इक्वल टू कैपिटल आर पर बात हो रही है ना, कहां बात हो रही है, आर इक्वल टू कैपिटल आर पर। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा व्हेन आर इक्वल टू कैपिटल आर, जब आर की वैल्यू कितनी हो, कैपिटल आर के बराबर हो, तब क्या होगा। देखो इसकी सरफेस पर बात हो रही है, और इसकी सरफेस से लेकर यहां तक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, बोल सकते हैं फील्ड एक ही है, यही फील्ड है, चेंज हो रहा है फील्ड, यहां को जाने में फील्ड घट रहा है, लेकिन एक ही फील्ड है, कौन सा वाला, ये वाला। अगर यहां पर कोई दूसरा फील्ड आता तो गड़बड़ हो जाए, तब मतलब कुछ समस्या हो सकती थी, ठीक है। लेकिन यहां से लेकर ये क्या है, आर इक्वल टू आर पॉइंट है, और यहां से लेकर यहां तक इन्फिनिटी तक सिर्फ एक ही टाइप का फील्ड है, मतलब कौन सा वाला, ये वाला। यानी कोई भी फील्ड में यहां पर चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी एडिशनल टर्म यहां पर ऐड नहीं हो रहा है, या फिर फील्ड में बोल सकते हैं एक अलग तरीके का नेचर नहीं आ रहा है, यही नेचर है। यहां से लेकर यहां तक फील्ड का नेचर क्या है, सेम है। वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब एट पॉइंट दिस आर इक्वल टू कैपिटल आर, जो मेरे पास सिंपल क्या हो जाएगा, यहां पर क्या कर दोगे, इस फॉर्मूले में आर की जो क्या पुट कर दोगे, कैपिटल आर पुट कर दोगे, तो सिंपल हो गया कि एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो वी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इस आर से ये आर कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल on the surface of spherical cell and we can see that is constant। ये क्या है मेरा constant है, because sigma constant and this r constant, epsilon not constant, तो this will be equal to constant। ये क्या होगा, कोई constant होगा। क्लियर बात।
ओके, नाउ थर्ड चीज क्या है मेरे पास, जो थर्ड है हमारा वो क्या है, इनसाइड द स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो थर्ड स्टेप है ना, मतलब सॉरी जो थर्ड चीज है, जो थर्ड चीज हम निकाल रहे हैं कि इनसाइड द स्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके देखो क्या है हमारे पास, अगेन इस तरीके से एक स्फीयर है, यूं करके स्फीयर है, और ये मेरे पास इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जो क्या है यूनिफॉर्म है, और इसका सेंटर है, और ये क्या है इसकी रेडियस है। ओके नाउ अब मुझे क्या करना है, किसी पॉइंट P पर, वो पॉइंट P अज्यूम कर लिया कहां पर है, यहां पर है, ठीक है, दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पर क्या करना है मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है ना। अगर मैं डेफिनेशन में सीधे चले जाता हूं, दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, कि ऐसे ही पोटेंशियल फाइंड होता है, और अभी मैंने पढ़ा कि इनसाइड दिस स्फीयर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो यहां पर मैं E की जगह जीरो पुट करूंगा, पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो पोटेंशियल विल बी एट पॉइंट P इज इक्वल टू जीरो। बट नो, अगर हम ऐसा करते हैं इसका मतलब हमने पोटेंशियल को अभी तक समझा ही नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं इसका मतलब हमने पोटेंशियल को अभी तक समझा ही नहीं। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखो तो अगेन यहां से इन्फिनिटी तक जाओ, यहां से इन्फिनिटी तक जाओ, तो दिस इज माय पॉइंट इन्फिनिटी, ये क्या है मेरा माना, वो पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है ना। वहां से उस पॉइंट इस पॉइंट इन्फिनिटी से क्या करूंगा, मैं किसी एक टेस्ट चार्ज को Q नॉट को, ठीक है, Q नॉट को यहां से लाऊंगा। अब मुझे ये देखना है, मैं जब Q नॉट को इन्फिनिटी से इधर को ला रहा हूं, क्या मैं जब उसको इधर से ला रहा हूं, क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा, आंसर है हाँ करना पड़ेगा। यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर यहां से यहां लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहां से यहां लाने में तो करना पड़ेगा ना वर्क। समझ रहे हो बात, ओके यहां से यहां लाने में वर्क करना पड़ेगा, हाँ इसकी सरफेस से लेकर इस पॉइंट P तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई फील्ड है ही नहीं, बिकॉज फील्ड इनसाइड इज जीरो, बट यहां तक लाने में तो वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट यहां से यहां तक और दूसरा पार्ट यहां से यहां तक। यही क्या है इसका क्रूशियल पॉइंट है, यही मतलब क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो मतलब काम बन गया। तो ठीक है, तो देखो यहां पर दो पोटेंशियल है, एक तो इस रीजन में है, तो फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए जो मेरे पास ई है वो कितना है, देखो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसा है कुछ, ये आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर एंड दिस इज आर कैप, ओके ऐसा कुछ है। और इसके अंदर कितना है, जीरो है, इसके अंदर ई इक्वल टू कितना है मेरा, जीरो है, इसके अंदर ई इक्वल टू कितना है, जीरो है। यानी यहां पर दो पोटेंशियल दो इलेक्ट्रिक फील्ड काउंटर हो रहे हैं, यानी यहां से जब मैं इसको ला रहा हूं, इस क्यू नॉट को दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट को अगर मैं क्या बोल दूं, कुछ ही बोल दो, एक इन्फिनिटी से लेकर सरफेस तक, दूसरा सरफेस से लेकर इस पॉइंट P तक, और इस सरफेस में पॉइंट कहने का मतलब R इक्वल टू R तक, और यहां पर क्या है, R इक्वल टू R है, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R होगा और दूसरा कैपिटल R टू स्मॉल r होगा, ओके। तो रखो यहां पर ना, V इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर V इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज माइनस का इंटीग्रेशन, पहला कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू R, एंड दिस इज E डॉट एन कैप, सॉरी वो पिछला याद आ रहा है, E डॉट dl, फिर क्या आएगा देखो, माइनस प्लस आएगा, वैसे तो ऐड होगा प्लस आएगा, लेकिन फिर इसका माइनस आएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एंड दिस इज फ्रॉम कैपिटल R टू R, यानी इस कैपिटल R से कहां आया, इस R पर आया, फिर कितना आ जाएगा देखो, E डॉट इंटू dl। नाउ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर जो E है वो कौन सा वाला है, R ग्रेटर देन ये वाला है, और यहां पर जो E है वो कौन सा वाला है, R लेस देन R वाला है। किधर है बात, ठीक है। अब देखो एट R लेस देन R जो E है वो कितना है, जीरो है। अगर E इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये टर्म कितना हो गया, जीरो हो गया, नहीं हो गया, ये टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा कौन सा वाला, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। तो इसे क्या कर दो, सिंपल कैलकुलेट कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R, और E की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है, देखो कितना है मेरे पास, देखो दिस इज सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और दिस इज R कैप डॉट R कैप इंटू dr, बिकॉज ये लिखा है मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये समझाया यहाँ पर, तो ऐसा हो जाएगा, ओके। अब देखो थोड़ा कैलकुलेट करो फिर इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू एंड माइनस का सिग्मा R स्क्वायर
एंड एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r होता है, तो दिस इज माइनस का 1/r आ जाएगा। एंड लिमिट फ्रॉम इनफिनिटी टू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/r आएगा और लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, और यहाँ से माइनस से उड़ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा r², दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू r आ गया और इस r से एक r ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। एंड देन तो v इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर v इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक बार गौर करने वाली बात यह है कि इनसाइड द स्फीयर फॉर r लेस देन कैपिटल R, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम एज विच वी गेट एट सरफेस। जो सरफेस पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड किया वही कहां आ रहा है, इनसाइड द स्फीयर। नहीं, स्फीयर के अंदर भी क्या है, उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जितना उसकी क्या है, सरफेस पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अगेन कांस्टेंट। इसका मतलब इनसाइड द स्फीयर या फिर स्फेरिकल सेल विच हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनता है, कंफ्यूज करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल व्हिच हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 0, बट ए स्फेरिकल सेल हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी inside the sphere electrostatic potential is constant and which is equal to this if our charge density is sigma। अगर हमारी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा होगी, तब वो केस कुछ ऐसा हो जाता है। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब देखो, अब कहां पर बात करते हैं, ओरिजिन पर। अगर मैं सेंटर पर बात करूं तो इसका फोर्थ केस क्या हो जाएगा, एट सेंटर। सेंटर कहने का मतलब व्हेन r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा, वो कहां है, इनसाइड तो है, r इक्वल टू 0 पर यही हो जाएगा, ठीक है। इट इज सेम एज प्रीवियस वन, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा इस केस में भी, तो v इक्वल टू आ गया मेरे पास सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इनसाइड कांस्टेंट है तो जो मेरे पास और इसका सेंटर है वो कहां है, उसके अंदर ही है, तो अंदर ही है तो वो वही हो जाएगा जो पिछले केस में निकल के आया या फिर जो इस केस में निकल के आया। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या हो गया, हमारे पास किसी स्फेरिकल सेल के कारण इनसाइड आउटसाइड किस तरीके से हम पोटेंशियल क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नाउ अब कभी कभी यहां पर पूछता है कि ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफिकली बताओ कि मतलब इनसाइड कैसा होगा, आउटसाइड कैसा होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। नाउ वो हमने यहां पर कहां पर लिखा है, तो दिस थिंग इज आउटसाइड एंड दिस थिंग इज ऑन द सरफेस एंड दिस थिंग इज इनसाइड। तो इसके लिए क्या बना देंगे, एक ग्राफ बना दो। फिर क्या दिक्कत है इसमें, ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। देखो हाँ ओके, यहां से बनाओ। तो एक ऐसे वर्टिकल एक्सेस में क्या कर दो, पोटेंशियल ड्रॉ करो इस एक्सेस में, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड दिस इज v, और v किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, ओके। अज्यूम करो यहां पर एक पॉइंट है, दिस इज r इक्वल टू कैपिटल R, ये पॉइंट है r इक्वल टू 0, यानी दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग ओरिजिन। ये क्या सरफेस है और ये सरफेस से बाहर है, तो दिस इज r ग्रेटर देन कैपिटल R एंड दिस इज r लेस देन कैपिटल R, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर रीजन में जो मेरे पास v है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कैसी लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी लाइक दिस। कांस्टेंट है जो कैसी है, स्ट्रेट लाइन आई, तो इस रीजन में जो v है वो क्या है, मेरा कांस्टेंट है। जो v है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। कितना है, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसे मैं इससे बाहर की ओर गया, किससे, सरफेस से बाहर गया, यानी सरफेस से दूर गया, तो सरफेस से दूर जाने पर जो मेरा पोटेंशियल है वो कैसा है, कुछ ऐसा है, यानी 1/r के क्या है, प्रोपोर्शनल है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है तो यहां पर जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, 1/x या फिर 1/r का ग्राफ आएगा, यानी कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो इस रीजन में जो मेरा v है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r है, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आएगा, एक मतलब इस तरीके का ग्राफ आएगा, ओके। तो v इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो इस रीजन में कितना होगा, इतना हो जाएगा हमारा पोटेंशियल, और इस रीजन में कितना होगा, इतना होगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन Vr and R for a spherical cell having a uniform charge density। क्लियर है बात, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसी में एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, सेम क्वेश्चन है, आप इसको घर से करके लाओगे, ओके। देखो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों आपको घर से ट्राई करने हैं। देखो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो इसमें कि अभी तो मैंने मेरे को क्या दिया था
ये दे रखा था क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी थी। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको चार्ज दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, चार्ज दे रहा हूं। यानी केस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, केस को सिंप्लीफाई कर दिया और मैंने कहा कि अभी इसकी सरफेस पर कुछ चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज Q जो है इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी रेडियस कितनी है, R है। देन आपको क्या करना है, फाइंड V। आपको क्या करना है, फाइंड V करना है। कहाँ कहाँ फाइंड करना है, पहला तो फाइंड करना है व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। दूसरा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R। और तीसरा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R। और चौथा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, व्हेन r इज इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन पर कितना होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अभी क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है। पिछले केस में क्या दिया था, हमको सिग्मा दे रखा था, चार्ज डेंसिटी दे रखी थी। लेकिन अभी क्या दे रखा है, हमको चार्ज दे रखा है। ठीक, क्लियर है इतनी बात। ओके, नाउ यहां पर एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक ही ले लेंगे हम उसको, एंड दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन लिखो ऐसे, आपको घर से करना है। ठीक है, पहले एक बार ट्राई करेंगे, फिर कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। ओके, इसको तो नहीं कराऊंगा मैं क्योंकि बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन से हम कल का लेक्चर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो या 2 लिखो, कुछ भी लिख दो इसको। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये भी ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, या फिर ग्रिफिथ का है या फिर वाई के लिम का है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन है, कहीं ना कहीं का है। ओके, तो कुछ इस तरीके से क्या है, मेरे पास एक स्फीयर है, लेकिन अभी इस पर थोड़ा चेंज हो गया है, एंड दैट इज माय सॉलिड स्फीयर। ये कैसा है, मेरा सॉलिड स्फीयर है, और इसके अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, ऐसा बोल दो। ठीक है, क्या है ये, सॉलिड स्फीयर है और इसके अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है। कितना चार्ज है इसके अंदर, Q चार्ज है। कितना चार्ज है, Q चार्ज है, जिसकी रेडियस कितनी है, R है। जिसकी रेडियस कितनी है, R है। और हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड V एट, सबसे पहले कहाँ निकालना है, R ग्रेटर देन कैपिटल R पर। दूसरा कहाँ पर निकालना है, R इक्वल टू कैपिटल R पर। और तीसरा हमें कहाँ निकालना है, R लेस देन कैपिटल R पर। और चौथा हमें निकालना है कहाँ पर, R इक्वल टू 0 पर, यानी इसके ओरिजिन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आई होप मतलब अधिकतर बच्चे आप में से इसको कर लेंगे। एक बार ट्राई करना खुद से, मतलब एक बार तपने की कोशिश करना, एक बार इन प्रॉब्लम को लेने की, यहाँ सॉल्व करने की हिम्मत जुटाना। इसको जुड़ा लोगे आप, लेकिन इसे भी जुटाना एक बार। तो इसको क्या करेंगे हम, कल सॉल्व करेंगे। अगर ऑप्शन नहीं हुआ तब सॉल्व करेंगे, मतलब इसको तो सॉल्व करूंगा ही, इसको सॉल्व नहीं करूंगा मैं, अभी बोल देता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे आप अपना एफर्ट दिखाना सबसे पहले व्हाट्सएप पे, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अगर बिना एफर्ट के भेज दिया ना कि सर ये क्वेश्चन मेरे को, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 आपने दिया था, वो मेरे से नहीं हुआ, मेरे को दिखाओ तो सही तुमने ट्राई कर रखा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन भेज देते हैं, तुम पहले मेरे को दिखाओ तो सही तुमने इसमें कुछ भी ट्राई कर रखा है, तुमको अपने कॉलेज से होमवर्क मिला, तुम चले गए क्रिकेट, बल्ला पकड़ क्रिकेट खेलने और मेरे को मैसेज कर दिया कि सर इसको कर दो, मैं खेल के आता हूँ। ये कैसी बात हुई यार, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ठीक है, तो तौहीन होगी किसी की, कि मतलब सामने वाले को तुम फ्री समझ रहे हो, उसका कोई काम ही नहीं है। भाई हमारा भी काम होता है। ठीक, तो अपना एफर्ट दिखाओ। मुझे जब लगेगा कि बच्चा एफर्ट मार रहा है, बच्चा मतलब उसके अंदर जिज्ञासा है कुछ सीखने की, उसने 2 पेज अपने खराब कर रखे हैं, ठीक है, उसमें दिखना चाहिए खराब हो रखे हैं पेज, 2 पेज खराब हो रखे हैं, तब जाके वो मेरे पास आया है। मुझे उसे उसकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन लिखा है, ऐसे फोटो खट करके फोटो खींची या फिर नेट से स्क्रीनशॉट लिया, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये क्या बात हुई यार, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। थोड़ा बहुत आपको हम्बल बनना चाहिए। यू आर नाउ इन BSc और MSc, अब क्लास 10th के बच्चे तो हो नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है कुछ, मैं नहीं कर रहा है इसको मैं। आप तो ऐसा नहीं कर सकते ना, यू हैव टू बी लिटिल बिट मैच्योर इन योर लाइफ, तो वो है। ठीक, तो इसको आपने करना है। अगर नहीं आया तो अपना एफर्ट मुझे दिखाओ, मैं इसका आंसर आपको पक्का दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तो किया है ना, मेरे पास तो आंसर है इसका, मैंने पहले किया, क्योंकि लेक्चर मैंने तैयार किया है। मैं जितने क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, ताकि वो होमवर्क देने लायक है या नहीं है, तभी तो मेरे को पता चलता है। मुझे पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तभी मैं आपको कह रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ। मुझे पता है इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है कहीं पर, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल रखा है, थोड़ा बहुत आपको कहीं पर दिक्कत आ सकती है, तो इसको खुद करूंगा मैं यहाँ पर। ओके, क्लियर है बात। ठीक, तो आइंदा से ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो होमवर्क में दिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका एफर्ट मुझे भेजना है, उसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसे नहीं करेंगे, इसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।